पार्ट 12 पेशकश मीरे कारवां। मुझे इस बात का भी एहसास है, पांडे ने जवाब दिया। गुज़श्ता रात में देशमुख से मिलने के लिए उस बिल्डिंग में गया था। 2 घंटों बाद बाहर निकला तो मुझे फौरन ही एहसास हो गया कि एक आदमी मेरी निगरानी कर रहा है। मेरे ख्याल में वो पुलिस का आदमी था, लेकिन मैं उसे चकमा देकर निकल जाने में कामयाब हो गया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गुज़श्ता रात वहां गया था? मैं भी सोमा के आदमियों के जरिए उस इमारत की निगरानी करवा रहा था। मेरे जहन में फौरन ही ये बात आ गई, और तो इस तरह मुझे फौरन ही ये इत्तला मिल गई थी। उस वक्त तो मैं इसलिए यहाँ चला आया हूँ कि तुमसे ज़रा गपशप हो जाएगी और मैं ज़रा तुम्हारी ये हवेली भी देख लूँगा। बहुत अच्छा किया, पांडे ने अपने गिलास का आखिरी घूंट लेते हुए कहा। आओ तुम्हें हवेली दिखाऊं। मैंने किसी ऐसी हवेली के बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन पुलिस की नौकरी में रहते हुए तो सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था। और काली देवी ने तुम्हारे ख्वाबों को ताबीर दे दी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों लॉन से उठकर इमारत में आ गए। पांडे घूमकर फिर हवेली दिखाने लगा। कई कमरे थे, सिर्फ चंद कमरे ऐसे थे जिनमें साजो सामान से जिन्हें आरास्ता किया गया था। बाकी कमरे खाली थे। ऊपर भी कमरे थे, वहां भी चंद कमरे आरास्ता थे और बाकी खाली थे। हवेली के ऊपर बास कमरे ऐसे थे कि इनकी खिड़कियों से वादी भी दूर दूर तक देखी जा सकती थी। ये हवेली मुझे बहुत सस्ती मिल गई थी, सिर्फ 5 लाख में, पांडे कह रहा था, और मुझे इस बात पर बड़ी हैरत हुई थी। इतनी बड़ी हवेली सिर्फ 5 लाख रुपए में? यह हवेली तकरीबन 30 साल से वीरान पड़ी थी, पांडे कह रहा था, और मशहूर है कि यहाँ आसेब ने डेरा जमा रखा है। लोगों के बयान के मुताबिक कुछ पुरस्कार वाकयात भी रोनमा हुए हैं। रात को यहाँ से रोने, बैन करने और चीहों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग दिन के वक्त भी इस तरफ से गुजरते हुए डरते हैं। जब मैंने इस हवेली को खरीदने का फैसला किया तो मेरे जानने वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं अपना इरादा बदल दूं। मुख्तलिफ पुरस्कार वाकयात के हवाला देकर उन्होंने मुझे डराया, लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला और 5 लाख में सौदा करके 2-2.5 लाख रुपए ऊपर लगा दिए। यहाँ काम के दौरान कुछ ऐसे अजीब इंकशाफात हुए कि अगर इस हवेली के पहले मालिक को पता चल जाए तो इसे खाली कराने के लिए शायद वो मुझ पर मुकदमा कर दे। कैसे इंकशाफात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए आया। सुनने में आया था कि 30 साल पहले डाकुओं ने इस हवेली पर हमला कर दिया था, पांडे कह रहा था। घर वालों ने डाकू का मुकाबला किया, लेकिन वो सब के सब मारे गए। 2 डाकू भी हलाक हुए। हवेली का मालिक का नौजवान बेटा उस रात यहाँ नहीं था। वो किसी काम से शहर गया हुआ था और रात को वहीं रह गया था। इस वाक़े के बाद वो कुछ अरसे तक ज़हनी तौर पर मफलूज रहा और फिर बदतरीज नॉर्मल होता चला गया, लेकिन उसने हवेली आने से इनकार कर दिया। 2 साल गुजर गए और फिर रात के वक्त इस हवेली से औरतों के बैन करने, रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई दी और ये मशहूर हो गया कि हवेली पर बदरूहों ने कब्जा कर लिया है। लोग दिन के वक्त भी इस तरफ आने से डरने लगे। इस तरह यह हवेली वीरान पड़ी रही। इसे भूतों का मस्कन करार दे दिया गया, लेकिन हकीकत यह थी कि इस हवेली पर बदरूहों का नहीं, डाकुओं का कब्जा हो गया था। मैं समझा नहीं। मैंने उलझती हुई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उस जमाने में डाकुओं के एक खतरनाक गिरोह ने शहर और नवाही इलाकों में दहशत फैला रखी थी। वो लूटमार और कत्लो गारत के बाद पहाड़ों में गायब हो जाते और पुलिस वाले टापते रह जाते। वो डाकू, पांडे एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, और वो डाकू एक खुफिया रास्ते से इस हवेली में आते। पुलिस को कभी भी शुबा नहीं हुआ कि डाकू इस आसेब ज़दा हवेली में पनाह ले सकते हैं। अगर किसी और को इन बातों का इल्म नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे पता चला? मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। जिन दिनों मैं यहाँ काम करवा रहा था तो एक जगह हल्की खुदाई के दौरान बिजली का एक तार मेरी नजरों में आ गया। मैं जमीन में दफन इस तार को उखाड़ता चला गया और फिर ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि इन तारों के जरिए हवेली में चारों तरफ खुफिया मकामात पर लाउड स्पीकर लगाए गए थे और तहखाने में एक जगह टेप रिकॉर्डर पर बैन करने, रोने और चीहों का कैसेट लगा दिया जाता। इन लाउड स्पीकर के जरिए ये आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती। जब मैंने ये हवेली खरीदी तो इसमें सिर्फ 3 महीने पहले डाकू का वो गिरोह किसी वजह से अपना ये ठिकाना छोड़कर कहीं और चला गया था। मुझे ये भी पता चल गया कि इन्हीं दोनों पुलिस का डाकू के इस गिरोह से तसादम हो गया था जिसने अरसे से शहर और उसके नवा में दहशत फैला रखी थी। इस मुकाबले में 60 डाकू मारे गए थे। हवेली में इन पोशीदा राजों और खुफिया लाउड
स्पीकरों की दरियाफ्त के बाद मुझे 2 और 2 4 का हिसाब लगाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मेरे ख्याल में कुछ डाकू मारे गए थे और कुछ खौफजदा होकर यहाँ से भाग गए थे। इस तरह यह आसेफजदा हवेली मुझे मिल गई। लोग हैरान हैं कि बदरूहों ने मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। बाज लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं यही जवाब देता हूँ कि मैं इनसे बड़ा असेब हूँ। इसमें क्या शक है? मैंने कहा, जो शख्स काली के मंदिर से खजाना लौट सकता है उससे बड़ा असेब कौन होगा? हम अभी ऊपर खड़े ही बातें ही कर रहे थे कि मैं राहदारी से गुजरकर दूसरी तरफ आ गया। ये इमारत का अकबी हिस्सा था और इस तरफ भी एक कुशादार टेरेस बना हुआ था। मैंने जैसे ही टेरेस से नीचे झांका, ठठक कर रुक गया। मधुबाला तालाब के नीलगो पानी में पुष्प के बल तैर रही थी। मैं पीछे हट गया। नीचे आकर भी कुछ देर तक मैं पांडे से बातें करता रहा, फिर अपनी गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके कार का रुख गेट की तरफ घुमा दिया। पांडे ने आगे जाकर गेट खोल दिया और मैं उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और गाड़ी को बाहर निकाल लिया। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो दोपहर के 12 बज रहे थे और बमला वहीं मौजूद थी। मैं भी कुछ देर वहां रुका और फिर हम शोभा से इजाजत लेकर रुखसत हो गए। डाक बंगले पर पहुंचते ही मैंने टेलीफोन पर बरिंद्रा और इंस्पेक्टर आजम से राब्ता करने की कोशिश की, मगर उन दोनों से कोई भी दफ्तर में मौजूद नहीं था। मैंने उनके लिए पैगाम छोड़ दिया। पांडे से मुलाकात के बाद मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। पांडे देशमुख तक पहुंच गया था और दूसरी तरफ पुलिस की नजरों में भी आ गया था। मैं नहीं चाहता था इन दोनों का आपस में टाकरा हो जाए। मैं पांडे को पुलिस के बारे में बताना चाहता था, लेकिन फिर ये सोचकर बात बदल दी कि कहीं वो बेदक ही ना जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उसके बारे में बताना जरूरी हो गया था, ताकि पुलिस भी नागपाल या देशमुख का साथी समझकर उसे धर ही न ले। मेरे ख्याल में अब पांडे ही ऐसा शख्स था जो देशमुख और नागपाल के हिसार से निकाल सकता था। वही ऐसा शख्स था जो देशमुख को उसके हिसार से निकालकर हमारे पास ला सकता था। शाम 6 बजे के करीब वो दोनों डाक बंगले पहुंच गए। तुम्हारा पैगाम मिला था, कोई खास बात? इंस्पेक्टर आजम खान ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। इस वक्त हम लोग लान में बैठे चाय पी रहे थे। हाँ, मैंने कहा, सुबह अस्पताल में मेरी मुलाकात के दौरान तुमने पांडे नाम के एक आदमी के बारे में बताया था। गुज़श्ता रात कालधरा के इलाके में वो तुम लोगों को चकमा देकर गायब हो गया था। हाँ, वो भी इंडियन पुलिस को मतलूब है। इत्तेफाक से कल रात नजर आ गया था। रात को तो वो हमारे आदमी को चकमा देकर भाग गया, लेकिन 1-2 दिन में वो हमारे हाथ आ जाएगा। आज इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई हैं। हम जल्दी इसके ठिकाने का पता लगा लेंगे। मेरा ख्याल है कि उस पर निगरानी खत्म कर दी जाए। मैंने कहा, क्या मतलब? इंस्पेक्टर आजम मुझे घूरता रहा और चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। देशमुख नागपाल की पनाह में है और पुलिस भी नागपाल के किसी ठिकाने पर छापा मारने से घबरा रही है। मेरा ख्याल है कि पांडे देशमुख को नागपाल की पनाह से निकाल सकता है। मैंने कहा, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? आजम खान ने चुभती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। वो राजस्थान के शहर सारस्का की पहाड़ियों में काली के मंदिर से बहुत बड़ा खजाना लेकर भागा था। हिंदुस्तान की पुलिस और पंडित उसकी तलाश में हैं। फिर मैं उसे विनोद पांडे के बारे में बताने लगा। चंद रोज पहले मेरा रत्ना होटल में उससे सामना हो गया था। उसके मुलाकात के बाद ही मैंने ये मंसूबा बनाया था। वो मेरी हदायत पर अमल कर रहा है। ओ, इंस्पेक्टर आजम के मुंह से गहरा सांस निकल गया और वो उलझी हुई नजरों से बरिंद्रा की तरफ देखने लगा। इस मौजू पर काफी देर तक बहस होती रही और बिलाखिर पांडे का मामला मुझ पर छोड़ दिया गया और मैंने उनसे वादा किया कि जैसे ही मैं महसूस करूं कि मामला हाथ से निकल रहा है तो पांडे को उनके हवाले कर दूंगा। इन दोनों की बातों से यह भी मालूम हुआ कि बिहारी लाल 2 दिन बाद इंडिया से खटमंडू आने वाला था। पुलिस ने इनकी हिफाजत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इनके प्रोग्राम के मुताबिक हवाई जहाज के आने से 1 घंटा पहले त्रिभुवन एयरपोर्ट को घेरे में ले लिया जाएगा और उन तमाम रास्तों की भी निगरानी की जाएगी जिस तरफ से बिहारी लाल को गुजरना होगा। महाराजगंज के इलाके में बिहारी लाल को दोनों अतराफ में भी मुसल्ला पुलिस वाले तैनात कर दिए जाएंगे। और फिर उस रोज सुबह 10 बजे में एयरपोर्ट पर मैं मौजूद था। इंस्पेक्टर बरिंद्रा मेरे करीब ही था, बल्कि मैं उसके करीब रहने की कोशिश कर रहा था। बरिंद्रा के पास सेलुलर फोन था और वो वक्तन फवक्तन उस फोन पर अपने आदमियों को कुछ हदायत भी दे रहा था। जहाज आने में 15 मिनट बाकी थे और उसके हाथ में पकड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। उसे बटन दबाकर फोन कान से लगा लिया।
चंद सेकंड तक वो दूसरी तरफ बात सुनता रहा, फिर इस तरह चीखा कि आस पास खड़े हुए लोग भी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। क्या बकते हो, ये कैसे हो सकता है? वो फोन पर कह रहा था, ठीक है, उस इलाके को फौरन घेरे में ले लो, मैं आजम खां को भेज रहा हूं। उसने फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, बसंतपुरा में देशमुख को कत्ल कर दिया गया है। इंस्पेक्टर आजम खां कहाँ है? वो राइवल लाउंज के सामने खड़ा है। मैंने इशारा किया और बरिंदरा तेज से कदम उठाता हुआ उस तरफ चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे ही था। बरिंदरा ने फौरन ही आजम खां को सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, तुम बसंतपुरा जाकर देखो कि मामला क्या है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। देशमुख के कत्ल की खबर सुनकर इंस्पेक्टर आजम खां भी उछल पड़ा था और फिर उसने भी वहां रुककर वक्त जाया नहीं किया। मैं भी उसके साथ ही टर्मिनल से निकलकर पार्किंग एरिया की तरफ दौड़ पड़ा। बसंतपुरा शहर का वस्ती और गुंजान आबादी का इलाका था। जराइम पेशा लोगों की ज्यादातर सरगर्मियां भी ऐसे ही इलाकों में रहती थी, लेकिन इस वक्त वो इलाका सुनसान पड़ा हुआ था। तमाम दुकानें बंद थी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले रखा था और लोग इधर उधर कोनों खुदरों में खड़े थे। गंगा पास से बाएं तरफ एक और सड़क पर मुड़ते ही आजम खां ने जीप रोक ली। ये कदरे कुशादा सड़क थी जिसके दाएं बाएं कई गलियां फूटती थीं। यहाँ लातदाद रेस्टोरेंट्स और शराब खाने थे। एक दो थर्ड क्लास किस्म के नाइट क्लब भी थे। इस इलाके में स्किन बिजनेस भी होता था और मनशियात फरोशों के एजेंट भी घूमते रहते थे, लेकिन यहाँ सड़क पर पुलिस वालों के सिवा कोई नजर नहीं आ रहा था। ताहम इमारतों की बालकनी और खिड़कियों से लोग झांक रहे थे। कई दुकानें खुली हुई थी और सामान बिखरा हुआ था। एक शराब खाने के सामने सड़क पर लाश पड़ी हुई थी, जिसमें एक लाश देशमुख की थी। दो लाशों के जिस्मों पर पुलिस की वर्दियां नजर आ रही थी और चौथी लाश को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कोई गुंडा ही था। एक सब इंस्पेक्टर आजम खां को देखते ही करीब आ गया। हम जीप से उतरकर लाशों के करीब पहुंच गए। देशमुख की लाश गोलियों से छिलनी हो चुकी थी। सड़क पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? आजम खां ने इंस्पेक्टर से पूछते हुए कहा, सर, हम फ्रीक स्ट्रीट पर गश्त कर रहे थे। हमें इतला मिली कि कुछ गुंडों ने इस तरफ लूट मार शुरू कर दी है। मैं अपने आदमियों को लेकर इस तरफ आया तो दर्जन बन गुंडे दुकानों में लूट मार कर रहे थे और ये, उसे देशमुख की लाश की तरफ इशारा कर दिया, ये खुली जीप पर खड़ा गुंडों को अहकाम दे रहा था। मैंने एक दुकान लूटने वाले गुंडे को रोकने की कोशिश की तो इस शख्स ने गोली चला दी। मेरा एक सिपाही भी जख्मी होकर गिरा। मैंने भी अपने आदमी को फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। मेरे साथ 6 आदमी थे। उनसे पहले लूटमार करने वाले दर्जन भर गुंडों ने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। मेरे 2 जवान फायरिंग की जद में आ गए। इन्होंने सड़क पर फुटपाथ के करीब खड़ी हुई पुलिस वालों की लाशों की तरफ इशारा किया और फिर इन्हीं के एक आदमी की फायरिंग से ये छलनी होकर गिर पड़ा। इस मर्तबा उसने देशमुख की तरफ इशारा किया। उसके गिरते ही गुंडे जीप में सवार होकर जबरदस्त फायरिंग करते हुए फरार हो गए। इसे जानते हो ये कौन है? मैंने देशमुख की तरफ उस इशारा करते हुए कहा। यस सर, सब इंस्पेक्टर ने कहा। यह इंडिया का एक एमपी है जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ आया हुआ है। इंडियन एमपी का लफ्ज सुनकर मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। मैंने आजम खां की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी अजीब से तासरात उभर आए थे। शायद वो भी वही कुछ सोच रहा था जो मेरे जहन में था। नागपाल का मंसूबा बड़ा खौफनाक था। उस रात सोमवार ने देशमुख के जिस आदमी को पकड़ा था उसने इंकशाफ किया था कि वो लोग हिंदुस्तान से आने वाले एक एमपी को कत्ल करके खटमंडू में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इस सिलसिले में बिहारी लाल का नाम सुनने में आया था और आजम खां और बरिंदरा ने अपनी तमाम तर तवज्जो बिहारी लाल की तरफ मबजूल कर दी थी। और जब बिहारी लाल का जहाज त्रिभुवन एयरपोर्ट पर उतरने वाला था तो बाजार में देशमुख को कत्ल कर दिया गया था। सूरत हाल को देखते हुए मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि ये सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत हुआ था। तमाम तर पुलिस की तवज्जो तो बिहारी लाल की तरफ थी और नागपाल ने किसी तरह देशमुख को बाहर निकालकर पुलिस से बढ़वा दिया था और अपने ही एक आदमी के हाथों देशमुख को गोलियों से छलनी कर दिया, जबकि इनका एक और आदमी पुलिस के हाथों मारा गया था और पुलिस के 2 आदमी गुंडों के हाथों मारे गए थे। देशमुख गुंडा, बदमाश और कातिल सही, लेकिन वो था तो इंडिया की एक रियासत का एमपी। वो वोटों से मुंतहिब होकर असेंबली में पहुंचा था। वो गुंडागर्दी, डकैतियों, अगवा और कत्ल की वारदातों में भी मुलव्वस था। ऋषिकेश और हरिद्वार में भी ऐसी वारदातों का वो मुर्तकिब हुआ था और एक औरत को अगवा करके नेपाल में आ गया था। यहाँ उसकी आमद गैर कानूनी थी। इंडिया का एक एमपी जिसे यहाँ कत्ल कर दिया गया था। यहाँ की गवर्नमेंट भी नेपाल में इसके गैर कानूनी दाखिले की तावीलें पेश कर सकती थी,
नेपाली सरकार को इसके कत्ल का इल्जाम ठहरा सकती थी। दूसरी तरफ नागपाल इस मौके से फायदा उठा रहा था, बल्कि उसने तो जानबूझकर ये मौका पैदा किया था। इस सब इंस्पेक्टर के बयान के मुताबिक फायरिंग में पहल देशमुख के आदमियों की तरफ से हुई थी और बिलाहिर देशमुख के एक आदमी ने ही उसी को छलनी कर दिया। गोया ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। अगर देशमुख से पुलिस झड़प दौरान उसे किसी भी तरह खत्म किया जा सकता था तो उसके लिए यही मंसूबा बेहतरीन था। मैंने आजम खां को अपने हदशाह से आगाह कर दिया। उसके चेहरे पर भी एक लम्हे के लिए सनसनी के साए लहरा गए। मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। कई दुकानें खुली हुई थी, अच्छी खासी तोड़फोड़ की गई थी और सामान दुकानों के सामने फुटपाथ पर बिखरा पड़ा था। मैं नहीं जानता था कि आजम खां इस वक्त क्या सोच रहा था, लेकिन मेरा ख्याल था कि देशमुख की लाश को फौरी तौर पर वहां से हटा देना चाहिए, इससे पहले कि मैं आजम खां से इस सिलसिले में कोई बात करता। आजम खां के जेब में पड़े हुए सेलुलर फोन की घंटी बजने लगी। उसे फौरन फोन निकाल लिया। वो बरिंद्रा की कॉल थी। वो महाराज गंजपुर में बहारी लाल की कोठी के करीब से बोल रहा था। बहारी लाल हैरियत से अपनी कोठी में पहुंच गया था। आजम खां ने उसे यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो 4-5 मिनट तक फोन पर बरिंद्रा से बात कर रहा था। फिर राब्ता मुनक़ता करके उसने 2-3 जगहों पर फोन किए। फिर फोन बंद करके मेरी तरफ देखते हुए बोला, बरिंद्रा यहाँ आ रहा है और मैंने एम्बुलेंस के लिए भी फोन कर दिया है। इन लाशों को फौरी तौर पर यहाँ से हटाना होगा। सरकारी अस्पताल वहां से ज्यादा दूर नहीं था। 5 मिनट में 2 एम्बुलेंसेज वहां पहुंच गई। चारों लाशों को अस्पताल भिजवा दिया गया। चंद पुलिस वाले भी उनके हमरा कर दिए गए थे। लाशें उठ जाने के बाद दुकानदार जो आसपास की बिल्डिंगों में छुपे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता बाहर आने लगे और लोग भी बिल्डिंगों से निकल रहे थे। बहुत से लोगों ने आजम खां को घेर लिया। हर शख्स उसे कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। कुछ दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। रेस्टोरेंट भी खुलने लगे। हर शख्स बता रहा था कि ये नागपाल के गुंडे थे जो 2 जीपों पर लद कर वहां आए थे और किसी इश्तियाल के बगैर इन्होंने तोड़फोड़ और लूटमार शुरू कर दी थी। और देशमुख एक खुली जीप पर खड़ा चीख चीख कर अपने आदमी को इश्तियाल डरा रहा था। नागपाल को नेपाल का बाल ठाकरे कहा जाता था। वो जब चाहता शहर के किसी भी हिस्से में हंगामे शुरू करवा देता और शहर बंद करवा देता। हंगामों के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती थी। पुलिस उस पर हाथ डालते हुए घबराती थी क्योंकि उसके पीछे ड्रग माफिया की बहुत बड़ी ताकत थी। गुंडों की एक फौज थी जो जदीद तरीन असले से लैस थे। माजी में 1-2 मरतबा उस पर हाथ डालने की कोशिश की गई थी, जिस पर उसके गुंडों ने पूरे शहर में कत्लो गारत का बाजार गर्म कर दिया था। कई बेगुनाह मारे गए थे। लोग भी इसके खिलाफ जुबान खोलते हुए डरते थे, लेकिन यहाँ पर मौजूद हर शख्स उसके खिलाफ खुलकर बोल रहा था। मजीद 15-20 मिनट बाद बरिंद्रा भी पहुंच गया। बरिंद्रा लोगों से पूछगछ कर रहा था कि इस दौरान उसे फोन पर एक और सनसनीखेज इत्तला मिली। नागपाल के मुसल्ला गुंडे अस्पताल से देशमुख की लाश उठाकर ले गए थे और भूता हेती के मरकज पर चौराहे पर लोगों को जमा किया जा रहा था। उनका प्रोग्राम ये था कि देशमुख की लाश को जुलूस की सूरत में पूरे शहर में घुमाया जाएगा और लोगों को इश्तियाल दिलाकर उनके दिलों में सरकार के खिलाफ नफरत को उभारा जाएगा। भूता हेती का इलाका अगरचे वहां से काफी दूर था, लेकिन बसंतपुरा की दुकानें एक बार फिर बंद होने लगी। लोग अपने घरों का रुख करने लगे क्योंकि सभी लोग जानते थे कि हंगामे शुरू हो गए तो पूरा शहर उनकी लपेट में आ जाएगा। मैं आजम खां के साथ भूता हेती की तरफ रवाना हो गया। रानी पोखरी और रत्ना पार्क के दरमियान कांतिपात का वो इलाका, बहुत बड़ा चौराहा, मुकम्मल तौर पर मुसल्ला गुंडों के कब्जे में था। अगरचे पुलिस भी बड़ी तादाद में मौजूद थी, लेकिन मैं जानता था कि जब हंगामा शुरू होगा तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकेगी। चौराहे के वस्त में एक ट्रक पर प्लान बनाकर देशमुख की लाश वहां रखी गई थी। उस पर पड़ा सफेद कपड़ा खून से दागदार था। दूसरे ट्रक पर बने हुए ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर नागपाल खड़ा था। उसके साथ 20 दर्जन गनमैन भी थे। उन्होंने ऑटोमेटिक राइफलें इस तरह तान रखी थी कि किसी भी लम्हा फायर खोल सकते थे। इन दोनों ट्रकों के आसपास ही लातादाद गनमैन मौजूद थे। नागपाल को मैंने पहली मर्तबा देखा। करतूत तो उसके बाल ठाकरे जैसे थे, लेकिन हुलिया भी उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। मैंने जैलपुर में बाल ठाकरे को टीवी के एक प्रोग्राम में देखा था और अब नागपाल को देख रहा था। उसे बाल ठाकरे का डुप्लीकेट कहना गलत नहीं होगा। 6 फुट के करीब कद, अकहरा बदन, पीले रंग का लंबा कुर्ता, सफेद धोती, माथे पर कशका, गले में लंबी सी मालाएं। एक माला तस्बीह की हाथ में थी। नागपाल अगरचे बहुत ही ठहरे हुए लहजे में लोग उसे खिताब कर रहा था, लेकिन उसका एक एक लफ्ज जहर में बुझा हुआ था।
एक आदमी ने उसके मुंह के सामने मेगाफोन थाम लिया था और उसकी आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। जहर आलूद तकरीर करने के बाद नागपाल ट्रक से उतर गया। जुलूस आगे बढ़ने लगा तो पुलिस ने इसे रोक लिया। पुलिस के कुछ और जिम्मेदार ऑफिसर भी वहां मौजूद थे जो बार बार मेगाफोन पर लोगों से मुंतशिर होने की अपील कर रहे थे, लेकिन जुलूस पुलिस वालों को धकेलता हुआ आसन टूल के मरकजी चौराहे पर पहुंच गया। इस चौराहे से मुख्तलिफ समतों में 6 बाजार निकलते थे और यहाँ बहुत बड़ा मंदिर भी था। पूरा इलाका बंद था। बिल्डिंगों की बालकनी में खड़े हुए लोग तमाशा देख रहे थे। हर चेहरा खौफजदा था। पुलिस ने एक बार फिर जुलूस को रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने जुलूस को मुंतशिर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले फेंके जाने लगे और फिर हजूम में से किसी ने पहली गोली चलाई। मुजाहिरीन ने दुकानों के शटर को तोड़कर लूटमार शुरू कर दी। पुलिस को दूर रखने के लिए बाकायदा फायरिंग की जा रही थी और फिर पुलिस ने भी फायर खोल दिए। आजम खान मुझे खींचता हुआ दूर ले गया। अब तुम्हारा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। वो मुझे एक गली की तरफ धकेलते हुए बोला, तुम डाक बंगले पहुंचने की कोशिश करो, बाद में मैं किसी वक्त तुमसे राब्ता करूंगा। बलवाई तमाम बाजारों में फैल रहे थे। लूटमार का बाजार गर्म था। फायरिंग और धमाकों की आवाजें गूंज रही थी। आंसू गैस फिजा में फैल गई थी जिसे आंखों में मिर्चें सी लग रही थी। मैं तंग और आड़ी तिरछी गलियों से होता हुआ इंदिरा चौक की तरफ निकल आया। ये इलाका भी बंद हो चुका था और इंदिरा चौक से ऑटो रोड पर आते ही मुझे एक खाली टैक्सी मिल गई। पहले तो वो कहीं जाने को तैयार नहीं था, लेकिन आर्टिका रोड का नाम सुनकर उसने मुझे बिठा लिया। शहर की गुंजान आबादी से निकलकर नई पात से होते हुए पृथ्वी चौक पर और फिर उसके इलाके का इलाका आमतौर पर हंगामों से महफूज रहता था। इसीलिए टैक्सी ड्राइवर उस तरफ आने पर तैयार हो गया था। पस्ता कामद नेपाली ड्राइवर इस कदर तेज रफ्तारी से टैक्सी चला रहा था जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। फिजा में खौफ और हरास जरूर था, लेकिन ड्राइवर की तेज रफ्तारी और उसमें कोई खौफ नहीं था। अब आपको कभी खटमंडो जाने का इत्तेफाक हो तो नेपाली टैक्सी ड्राइवरों के बारे में दिलचस्प बात आप भी जानते होंगे कि वो समझते हैं कि टैक्सी की तेज रफ्तारी से मीटर भी तेज चलता है और ज्यादा किराया बनता है। हालांकि ये बात तो एक बेवकूफ भी समझता है कि किसी मखसूस फासले तक टैक्सी हाथ तेज रफ्तार से चलाई जाए या हल्की रफ्तार से, मीटर उतना ही किराया बताएगा। पृथ्वी चौक से आगे पोर्टिको रोड पार करके आर्टिका रोड की तरफ हम आ गए और मैंने टैक्सी रुकवा ली और ड्राइवर को किराया अदा करके एक तरफ चल पड़ा। पुलिस का डाक बंगला वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मुझे वहां पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। हंगामों की इतला यहाँ पहुंच चुकी थी और बमला खासी परेशान थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर तमानियत सी फैल गई। हंगामे क्यों शुरू हो गए और तुम कहाँ थे? बमला ने पूछा। देशमुख को कत्ल कर दिया गया है, मैंने जवाब दिया। देशमुख या बहारी लाल को? पुलिस उसकी हिफाजत नहीं कर सकी? बमला ने पूछा। पुलिस को ब्लफ किया गया है, मैंने कहा और फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। ये सब कुछ बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है। ये आग नागपाल ने भड़काई है और मैं समझता हूँ ये इतनी आसानी से ठंडी नहीं होगी। हम देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। देशमुख खत्म हो गया था। धरती का बोझ कुछ हल्का हुआ था, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि मेरे हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंच सके थे। शाम के वक्त मैंने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया तो पता चला कि हंगामे शहर के कुछ और इलाकों तक फैल गए थे। पुलिस नागपाल को गिरफ्तार करने के लिए छापे मार रही थी, लेकिन वो आग भड़काने के बाद रूपोश हो गया था। रात को भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भलवाइयों और पुलिस के बीच आंख मचोली जारी रही। वक्फे वक्फे से फायरिंग और धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। सुबह होते ही हंगामों का जोर बढ़ गया। 10 बजे के करीब काशमा ने बताया कि पृथ्वी चौक भी हंगामों की लपेट में आ गया था। इस चौक के ऐन वस्त में काली का बहुत बड़ा मंदिर था। बलवाइयों ने इस मंदिर को लूटकर आग लगा दी थी। यहाँ हंगामे में एक पुजारी भी मारा गया था। 11 बजे के करीब बरिंदरा का फोन आ गया। उसे सूरत हाल से आगाह करते हुए सख्ती से हदायत की थी कि हम डाक बंगले से बाहर ना निकले। मेरे जहन में अचानक ही पांडे का ख्याल आ गया। परसों दोपहर के बाद मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ था। मैं फोन के करीब आ गया और रिसीवर उठाकर उसका नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। कॉल मधुमाला ने ही रिसीव की थी। वो मुझसे बात करते रहने पर मुसर थी और बड़ी मुश्किल से उसने पांडे को फोन पर बुलाया था। अरे तुम कहाँ हो हिम्मत सिंह? मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। सोमवार से भी कोई राब्ता नहीं हुआ। पांडे ने मेरी आवाज सुनते ही कहा। मैं फिलहाल तो महफूज हूँ, मैंने जवाब देते हुए कहा, लेकिन हंगामे बड़ी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तुम इस वक्त कहाँ हो?
पांडे ने पूछा। मैंने पुलिस डाक बंगले का नाम लिए बगैर उसे अपनी लोकेशन का बताया तो उसने चीखती हुई आवाज सुनाई दी, फौरन निकलो वहां, यहाँ फौरन के फौरन, अभी के अभी निकलो वहां, यहाँ निकलो यहाँ से। सिंगा दरबार और उसके आसपास वाक़या वजारत दाखिला के दफातर और सुप्रीम कोर्ट को घेरे में लिया जाने वाला है। इस मर्तबा नागपाल के इरादे बड़े खतरनाक है। तुम बमला को लेकर फौरन मेरी तरफ आ जाओ। लेकिन सारा शहर तो बंद है और तुम्हें शहर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। उसे फौरन मेरी बात काट दी। रिंग रोड की तरफ से निकलकर त्रिभुवन एयरपोर्ट के ऊपर से होते हुए बोधनाथ की तरफ से आ सकते हो। ये रास्ता लंबा जरूर है लेकिन बिल्कुल महफूज है। तुम फौरन वहां पहुंचने की कोशिश करो। और अभी बहुत सी बातें हैं जो टेलीफोन पर मैं नहीं बता सकता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैंने जवाब दिया। अगर निकलने का मौका न मिला तो फोन कर दूंगा। मैंने रिसीवर रख दिया और बमला से मशवरा करने लगा। उसे हंगामों से डर लग रहा था। उसे जब ये पता चला कि वो जगह शहर से बहुत दूर पहाड़ियों में महफूज मकाम पर है तो वो फौरन ही जाने को तैयार होगी। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया। इत्तेफाक से आजम वहां मौजूद था। पहले तो उससे शहर के हालात के बारे में मैं दरियाफ्त करता रहा। उसके कहने के मुताबिक सूरत हाल हासी तशवीशनाक थी। खटमंडो में भारतीय सफीर के बयान ने भी जलती पर तेल का काम किया था। उसने वाशगाफ अल्फाज में नेपाली सरकार को धमकी दी थी कि खटमंडो में पुलिस के हाथों एक इंडियन एमपी का कत्ल पर भारत सरकार खामोश नहीं बैठेगी। नेपाली सरकार ने अगरचे भारतीय सफीर को उसके इस बयान पर एहतजाज किया था और इस अमर की वजाहत भी कर दी थी कि देशमुख गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में दाखिल हुआ था। यहाँ उसकी सरगर्मियां भी मुजरमाना और गैर कानूनी थी और वो पुलिस के हाथों नहीं, एक झड़प के दौरान अपने ही गुंडों के हाथों मारा गया था। लेकिन भारत सरकार इस वजाहत से मुतमईन नहीं हुई थी और न ही नेपाल के एहतजाज को ज्यादा अहमियत दी गई थी। इसके बरक्स भारतीय मीडिया ने इस वाक़े को खूब उछाला था। सैटेलाइट चैनल्स पर भारतीय सियासतदानों के बयानात भी खटमंडो में इन हंगामों के फैलाव का बाइस बन रहे थे। एक खास बात जिसके लिए मैंने तुम्हें फोन किया है, मैंने उसकी बात खत्म होने के लिए कहा। थोड़ी देर पहले पांडे से मेरी बात हुई थी। उसका ख्याल है कि हंगामे हमारे इलाके की तरफ मजीद फैलेंगे, इसलिए उसने हमें यहाँ से शिफ्ट हो जाने का कहा है। बमला इस हालात में खासी परेशान और खौफजदा है। वो तो यहाँ से जाने को तैयार है। मैंने सोचा कि तुमसे मशवरा कर लूं। मैं खुद तुम लोगों के लिए परेशान हो रहा हूँ। आजम खान ने जवाब दिया। पृथ्वी चौक पर काली के मंदिर को नजर आतिश किए जाने के बाद हंगामों का जोर उस तरफ बढ़ गया है। सेक्रेटेरिएट और दीगर सरकारी दफातर भी उस तरफ हैं। बलवाई इन सरकारी इमारतों पर हमले का प्रोग्राम बना रहे हैं। पुलिस का डाक बंगला भी जद में आ सकता है जहां तुम लोग ठहरे हुए हो। अगर वहां से निकलने का मौका मिल रहा है तो इससे फायदा उठा लो और तुम जहां भी जाओ मुझे इतला दे देना और इस नंबर पर पैगाम छोड़ देना। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने ये कहते हुए रिसीवर रख दिया। बमला अपने कमरे में थी। मैं जब वहां पहुंचा तो अपने कपड़े सूटकेस में डाल रही थी। उसे मेरे भी 3-4 जोड़े डाल लिए और चंद जरूरी चीजें रखने के बाद सूटकेस बंद करते हुए बोली, चलें? तो गोया तुमने यहाँ से जाने का फैसला कर ही लिया है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मौका मिल रहा है तो इसे फायदा उठाना चाहिए ना। बमला ने कहा, तो चलो, मैं भी तैयार हूँ। मैंने आगे बढ़कर सूटकेस उठा लिया। काशमा बरामदे में था। उसे टेलीफोन पर आजम खान से मेरी बातें सुनकर अंदाजा लगा लिया था कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। उसने मेरे हाथ में सूटकेस देखकर इसे हैरत नहीं हुई थी। उसे जल्दी से आगे बढ़कर सूटकेस मेरे हाथ से ले लिया था और बरामदे से उतरकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। काशमा ने सूटकेस पिछली सीट पर रख दिया और मैं उसे मुख्तात रहने की हिदायत देता हुआ ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। बमला भी दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बैठ गई थी। काशमा ने गेट खोल दिया। मैंने गाड़ी बाहर निकालते हुए काशमा की तरफ देखकर हाथ हिलाया और गाड़ी को बाईं तरफ मोड़ दिया। आर्टिकल रोड पर मैंने आकर कार की रफ्तार बढ़ा दी। यही सड़क धोपी खोला यानी दरिया पार करके सीधी भक्तापुर की तरफ चली गई थी। लेकिन हमें धोबी खोला तक जाने की जरूरत पेश नहीं आई। दरिया से पहले ही मैंने कार को बाईं तरफ वाले रास्ते पर मोड़ दिया। ये सड़क त्रिभुवन एयरपोर्ट की पिछली तरफ पहाड़ियों में बल खाती हुई बोधनाथ और उसके आगे शमाल में महादेव मंदिर की तरफ चली गई थी। ये वादी मीलों दूर तक फैली हुई थी और इसमें छोटी छोटी कई बस्तियां भी थीं। दरिया बागमती पार करके हम बाएं तरफ मुड़ गए और फिर बोधनाथ में हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। ये रास्ता अगरचे बहुत ही तवील था लेकिन महफूज भी तो था। हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। मैं रास्ते में बार बार बमला की तरफ देख रहा था। वो पूरे रास्ते खौफजदा सी रही थी।
लेकिन जब मैंने हवेली के फाटक के सामने कार रोकी तो उसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई थी। हान के जवाब में फाटक में पहले एक छोटी सी खिड़की खुली और फिर पूरा फाटक खुल गया। मैं गाड़ी को अंदर लिए चला गया। पांडे और मधुबाला हमारे इस्तकबाल के लिए बरामदे में मौजूद थे। मधुबाला ने भी गर्म जोशी से हम दोनों से हाथ मिलाया था। हस्बे मामूल उसके बदन पर मुख्तसर लिबास था। मुझे वो वक्त याद आ गया जब जयपुर में बमला से मेरी नई नई मुलाकात हुई थी। वो भी इसी तरह के मुख्तसर लिबास पहना करती थी और बहुत अरसे बाद उसमें ये तब्दीली आई थी कि वो ढंग का लिबास पहनने लगी थी। मधुमाला के दिमाग की भी शायद कोई गिरा डीली थी। इस वक्त साढ़े 12 बज रहे थे। हम वसी और इस लाउंज में बैठे थे। पांडे के कहने पर नेपाली खादमा ने चाय बनाकर हमारे सामने रख दी। चाय की चुस्कियां लेते हुए हम शहर की सूरत हाल पर तबसरा करते रहे। पांडे के ख्याल में हंगामे अभी मजीद कई रोज जारी रहेंगे क्योंकि नागपाल इस बार खुलकर सामने आ गया था और वो खुद तो किसी जगह रोपोश था, लेकिन उसके जहर में बुझे हुए बयान रोजाना अखबारात में शाया हो रहे थे। तुम तो इनके सर्कल में दाखिल हो चुके थे और तुम्हें तो शायद मालूम हो कि नागपाल कहाँ छुपा हुआ है। मैंने पांडे की तरफ देखते हुए पूछा। इस वक्त लाउंज में सिर्फ हम दोनों ही रह गए थे। मधुमाला बंगला को लेकर हवेली दिखाने के लिए ले गई थी। नहीं, पांडे ने जवाब दिया। उसने अपने कुछ महफूज ठिकाने बना रखे हैं और उस पर चंद खास लोगों के अलावा उसके बारे में कोई नहीं जानता। अलबत्ता तुम्हें ये जानकर बहुत खैरत होगी कि जिस रोज ये हंगामे शुरू हुए थे उस वक्त मैं भी देशमुख के साथ था। हंगामा शुरू होने से थोड़ी देर पहले नागपाल का एक आदमी मुझे वहां से निकाल कर ले गया था। क्या मतलब? मैंने उलझी नजरों से इसकी तरफ देखा। बाद में नागपाल के उस आदमी ने, दीनानाथ ने, मुझे बताया था कि ये मंसूबा वाकई नागपाल ही का था। जिस रोज MP बिहारी लाल यहाँ पहुंचने वाला था उसी रोज देशमुख को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसके कत्ल के इल्जाम पुलिस पर थोपकर हंगामे शुरू करवा दिए जाएंगे। तमाम की तमाम तैयारी तो पहले से ही मुकम्मल थी। देशमुख को नागपाल ने ही आमादा किया था कि एक गैंग के साथ बसंतपुरा में हंगामा शुरू कर दे। उसके जहन में ये बात डाल दी गई थी कि पुलिस बसंतपुरा के हंगामे की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल हो जाएगी तो दूसरी पार्टी उस वक्त बहारी लाल को मौत के घाट उतार देगी जब वो एयरपोर्ट से निकल रहा होगा। देशमुख कुछ जिस सा हुआ था, लेकिन नागपाल की बात नहीं टाल सकता था। उस बेचारे को क्या मालूम कि ये सारा एहतमाम उसके मौत के घाट उतारने के लिए किया गया था। दरअसल पांडे चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, दरअसल देशमुख नागपाल पर बोझ बन चुका था। उसकी वजह से रवि और उसके 2-3 आदमी भी मारे गए थे। नागपाल उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और इसलिए भी उसने यह खुफिया मंसूबा बनाया था। नागपाल को किसी तरह पता चल गया था कि MP बिहारी लाल यहाँ आने वाला है। उसने बिहारी लाल का नाम इस्तेमाल किया था। असल मंसूबा तो यही था कि पुलिस बिहारी लाल की हिफाजत करती रहेगी और दूसरी तरफ देशमुख को ठिकाने लगा दिया जाएगा। देशमुख जराइम पेशा से ही, लेकिन वो इंडिया का MP तो था और हंगामे शुरू करने के लिए यही बुनियाद काफी थी। नागपाल वाकई बहुत चालाक आदमी है, मैंने कहा। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।